गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम यशकीर्ति गोयल, दोबारा आया हूँ आपके सामने हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। आपको आपके लास्ट लेक्चर में जीडीपी के टॉपिक करने को मिले होंगे। लास्ट टॉपिक में हमने जीडीपी किया, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगा, इंडिया में कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से मेथड है जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, और इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जीडीपी कैलकुलेट करती है। इस चीज़ के ऊपर हमने लास्ट लेक्चर किया था। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि अब जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, मैक्रो के साथ साथ में हम इंडियन इकोनॉमी को साथ में लेके चलेंगे, जॉइंटली हम दोनों के टॉपिक को करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास का, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, दैट इज़ इन्फ्लेशन। आज हम करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, या मैं आपको हिंदी या पंजाबी में बोलूं मुद्रास्फीति के बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में। ठीक है, नॉर्मल भाषा में इन्फ्लेशन का मीनिंग है आपके लिए महंगाई। यही कहते हैं हम कि इन्फ्लेशन हो रहा है मतलब महंगाई हो रहा है। ठीक है, या महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। पर क्या यही मीनिंग इजी है? क्या यही मीनिंग सही है इन्फ्लेशन के लिए? ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या मीनिंग दिए गए इन्फ्लेशन के लिए। देखिए, इन्फ्लेशन या क्या है, मुद्रास्फीति क्या है? अ सिचुएशन वेयर द जनरल प्राइस लेवल started rising continuously, persistently, and the value of money falls। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन या मीनिंग कहूँ कि इन्फ्लेशन का क्या मीनिंग है इकोनॉमिक सेंस में, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे जनरल प्राइस लेवल मतलब हर चीज़ों का दाम, हर चीज़ों का रेट बढ़ रहा है, वो बढ़ना शुरू हो गया है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, परसिस्टेंटली, अब चाहे एक रेट पे बढ़ रहा है चाहे बढ़ते रेट पे बढ़ रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं और परसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। हर साल चीज़ों के रेट बढ़ भी रहे हैं और रेट के बढ़ने की स्पीड भी ज़्यादा हो रही है। हर साल हर चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं और चीज़ों के रेट बढ़ने की स्पीड में भी तेज़ी आ रही है। अगर इस साल 10% रेट बढ़े, अगले साल 12% रेट बढ़ेंगे, उससे अगले साल 15% रेट बढ़ेंगे। तो उस सिचुएशन में जहाँ पे सारी चीज़ों के रेट, जनरल प्राइस लेवल हमारा कंटिन्यूसली और परसिस्टेंटली राइज करना शुरू कर देगा, और साथ ही में हमें क्या देखने को मिलेगा, द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स, पैसे की वैल्यू गिर रही है, पैसे की वैल्यू गिर रही है, मनी की वैल्यू कम हो रही है। उस सिचुएशन को हम बोलेंगे इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। क्लियर है इन्फ्लेशन का मीनिंग? ठीक है, हिंदी या पंजाबी में हम इसको महंगाई कहते हैं, या इकोनॉमिक सेंस में हिंदी या पंजाबी में हम इसको मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको अब इन्फ्लेशन का प्रॉपर डेफिनेशन पता लग गया कि जनरल प्राइस लेवल में सभी चीज़ों के रेट में कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहना और साथ में पैसे की वैल्यू कम होते रहना, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। क्लियर है? अभी इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको इन्फ्लेशन के कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? इन्फ्लेशन के क्वेश्चन या तो आपको देखने के मिलेंगे कि इन्फ्लेशन किस रेट पे बढ़ा, 2018 में 2019 में कैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, या इन्फ्लेशन कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, या फिर कि इन्फ्लेशन की किस किस तरह की टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप की इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन के प्रकार या इन्फ्लेशन दे प्रकार। क्या टाइप्स हैं हमारे पास इन्फ्लेशन की, ध्यान से देखिए। सबसे पहले है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सबसे पहले है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, या पंजाबी में हम इसको बोलेंगे रुड़न वाली महंगाई। रुड़न वाली महंगाई कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, मार्केट में वस्तुओं का दाम तो बढ़ रहा है, पर वो जिस स्पीड पे बढ़ रहा है बहुत कम स्पीड पे बढ़ रहा है, बहुत रुड़न वाली क्रीपिंग स्पीड पे बढ़ रहा है। मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन इज राइजिंग एट द रेट 2 to 3% पर एनम। कहते हैं हर साल 2 से 3% मुद्रास्फीति बढ़ रही है, 2 से 3% महंगाई बढ़ रही है। उस इन्फ्लेशन को हम क्या बोलेंगे, उस इन्फ्लेशन को बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में ये आता है कि ऐसी इन्फ्लेशन जो हर साल 2 से 3% बढ़ती है वो कौन सी है, वो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। या इसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन को मैं इधर लिख देता हूँ, क्रीपिंग इन्फ्लेशन को हेल्दी इन्फ्लेशन भी कहते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन को हेल्दी इन्फ्लेशन भी कहते हैं कि ये हेल्दी टाइप है इन्फ्लेशन का। कहते हैं मार्केट में इतना इन्फ्लेशन हर साल आना चाहिए, 2-3% चीज़ों के रेट बढ़ने चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी हैं। क्योंकि चीज़ों के रेट बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा तभी वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए राज़ी होगा, है ना। अगर आपको मैं कहूँ कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तभी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए थोड़े थोड़े प्राइसेस बढ़ते रहेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। इसीलिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन को हेल्दी इन्फ्लेशन का नाम भी दिया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है। इसके बाद सेकंड टाइप में आएगा वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलने वाली इन्फ्लेशन। ठीक है, या चल रही महंगाई। ठीक है, तो वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होगा, बस अभी जो हम ये टाइप्स कर रहे हैं ये स्पीड के बेस पे है कि किस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। क्रीपिंग में क्या स्पीड आई, 2-3% हर साल इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। वॉकिंग में क्या होगा, वॉकिंग में हर साल 3 to 7% इन्फ्लेशन में इंक्रीज आएगा। जो राइज हो रही है इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है वो किस स्पीड पे बढ़ रही है, 3 to 7% पर एनम स्पीड पे बढ़ रही है। तो ऐसी इन्फ्लेशन जो हर साल 3 से 7% बढ़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वॉकिंग इन्फ्लेशन या चल रही महंगाई। ठीक है, तो ये वॉकिंग इन्फ्लेशन है। थर्ड रनिंग इन्फ्लेशन, भज रही महंगाई ने अब स्पीड बहुत ज़्यादा पकड़ ली है, रनिंग फॉर्म में इन्फ्लेशन हो रही है। तो राइज इन इन्फ्लेशन में कितना राइज हो रहा है, 7 to 20% पर एनम। हर साल मुद्रास्फीति में, महंगाई में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, 7 से 20%। मतलब पूरी इकॉनमी में हर साल सारी चीज़ों के रेट्स में 7 से 20% इंक्रीज आ रहा है। तो ऐसी महंगाई को, ऐसी इन्फ्लेशन को हम क्या बोलेंगे, रनिंग इन्फ्लेशन का नाम देंगे। क्लियर है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होगा हमारा हाइपर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होगा हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, हिंदी या पंजाबी में भी ये एग्ज़ाम में हाइपर इन्फ्लेशन ही लिखा हुआ आता है। तो हाइपर इन्फ्लेशन क्या होगा, अब हाइपर है, हम कहते हैं कोई बंदा हाइपर हो गया मतलब बहुत ज़्यादा वो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा हवा में निकल गया। तो वैसे ही इन्फ्लेशन क्या है, बहुत ज़्यादा ऊपर हवा में चली जाएगी। कैसे जाएगी, हर साल इन्फ्लेशन में
कितना राइज, कितना इंक्रीज हो रहा है? मोर देन 20% पर एनम। हर साल महंगाई कितनी दर पे बढ़ रही है, कितने रेट पे बढ़ रही है? 20% पर एनम से भी ज़्यादा के स्पीड से सारी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। तो ऐसी इन्फ्लेशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपर इन्फ्लेशन। क्लियर है? अभी जो ये हमने चारों टाइप किए, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, ये चारों टाइप्स हैं स्पीड के बेसिस के ऊपर। अगर 2 से 3% स्पीड आ रही है इन्फ्लेशन की तो वो क्रीपिंग, रेंग रही महंगाई। फिर उसके बाद रनिंग में, वॉकिंग में थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी 3 to 7%, रनिंग में स्पीड और बढ़ जाएगी 7 to 20%, हाइपर इन्फ्लेशन में स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मोर देन 20%। तो ये इन्फ्लेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ठीक है। नेक्स्ट अब जो हम जो टाइप करने वाले हैं वो नॉर्मल टाइप है। ठीक है, ये स्पीड के बेसिस पे नहीं है, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है करेंसी इन्फ्लेशन। करेंसी इन्फ्लेशन में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। करेंसी इन्फ्लेशन में क्या होगा, गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी कुछ इस तरह की बना दी है। मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी या पंजाबी में कहते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है। मौद्रिक नीति, तो गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके की बना दी है कि क्रेडिट इज अवेलेबल इजीली एंड चीपली। क्रेडिट इज अवेलेबल इजीली एंड चीपली कि गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति ऐसी बना दी है कि क्रेडिट मतलब लोन आपको इजीली और चीपली, बहुत सस्ते रेट पे और बहुत आसानी से आपको लोन मिल रहे हैं। मार्केट में बैंक्स के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा लोन्स बहुत सस्ते रेट पे, मतलब बहुत कम ब्याज पे और बहुत इजीली लोन मिल रहे हैं। अब लोन मिलने से क्या होगा, अगर हर पर्सन को लोन मिल रहा है तो मतलब हर पर्सन के हाथ में कैश इंक्रीज हो रहा है। अगर इजीली लोन मिलेगा तो लोगों के हाथ में कैश बढ़ जाएगा। लोगों के हाथ में कैश बढ़ा तो वो क्या करेंगे, मांग करेंगे, वो डिमांड बढ़ा देंगे। अब मांग बढ़ेगी, सप्लाई वहीं की वहीं खड़ी है, सप्लाई में कोई बदलाव नहीं आ रहा, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे, और प्राइजेस बढ़ गए तो इन्फ्लेशन है वो। ठीक है। तो करेंसी इन्फ्लेशन क्या है, ऐसी इन्फ्लेशन जहाँ पे गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके की बना दी है कि लोन वगैरह, जो भी लोन से रिलेटेड चीज़ें हैं, लोन है, वो हमें इजीली और बहुत कम रेट पे अवेलेबल है। तो उस टाइम पे लोन इजीली अवेलेबल होने के कारण जो डिमांड में इंक्रीज आएगा, तो डिमांड में इंक्रीज आने के कारण प्राइजेज में इंक्रीज आएगा। ऐसी इन्फ्लेशन को हम बोलेंगे करेंसी इन्फ्लेशन। क्लियर है? ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, करेंसी इन्फ्लेशन के बाद स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन। ठीक है, ये भी हिंदी या पंजाबी में स्टैगफ्लेशन ही लिखा हुआ आएगा। स्टैगफ्लेशन क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये किसी कंट्री की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, पर साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि क्या देखने को मिल रहा है, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। जब ऐसी सिचुएशन देखने को आएगी, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि वो इकोनॉमी, वो अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन से
गुजर रही है। ठीक है, क्लियर है? तो ये स्टैगफ्लेशन का मीनिंग था, रब कर रहा हूँ मैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन या आप इसको सेक्टरल इन्फ्लेशन भी कह सकते हो। स्क्यूफ्लेशन या सेक्टरल इन्फ्लेशन, सॉरी, ठीक है। सेक्टर मतलब पर्टिकुलर किसी सेक्टर में इन्फ्लेशन है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक जगह हमारे पास कार इंडस्ट्री है, एक जगह हमारे पास कार इंडस्ट्री है, दूसरी जगह हमारे पास मोबाइल इंडस्ट्री है। तो कार इंडस्ट्री में तो प्राइजेस बढ़ रहे हैं, कार इंडस्ट्री में तो प्राइजेस बढ़ रहे हैं, मोबाइल इंडस्ट्री के प्राइजेस में कोई बदलाव नहीं है। कार इंडस्ट्री में प्राइजेस बढ़ रहे हैं, मोबाइल इंडस्ट्री के प्राइजेस में कोई बदलाव नहीं है। तो ऐसी इन्फ्लेशन को हम क्या बोलेंगे? सेक्टरल इन्फ्लेशन। ऐसी इन्फ्लेशन के एक सेक्टर में इन्फ्लेशन है, दूसरे सेक्टर में इन्फ्लेशन का नाम भी नहीं है, तो ऐसी इन्फ्लेशन को बोलेंगे सेक्टरल इन्फ्लेशन या स्क्यूफ्लेशन। क्लियर है? ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, लास्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन दैट इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में क्या है? स्ट्रक्चर कि अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब आपकी जो बुनियाद है, ठीक है, या आप किस चीज़ पे टिके हुए हो, तो स्ट्रक्चर जो है वो आपका हिल जाएगा, अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर हिल जाएगा। अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर कैसे हिलेगा? इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आएंगे? देखिए, सारी इकोनॉमी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सारी इकोनॉमी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। सारी इकोनॉमी को हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, या 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा? प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास प्राइमरी चीज़ें होंगी, दैट इज एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा? एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस, ठीक है, पशुपालन या ग्रेजिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी सारी कहाँ आएंगी? प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। एग्रीकल्चर, ठीक है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी एलियड सर्विसेज कहाँ आएंगी? प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में आएगा मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे मशीनों से कुछ बनाया जा रहा है, जहाँ पे मशीनों से कुछ बनाया जा रहा है। फिर आएगा लास्ट में टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर कौन सा होगा? सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर कौन सा होगा? सर्विस सेक्टर। ठीक है। तो ये 3 सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब जब भी हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज आएगी, जब भी हमने अपनी इकोनॉमी को हमारे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को चेंज करना है कि हमने एक सेक्टर से हट के दूसरे सेक्टर में जाना है, हमने प्राइमरी से सेकेंडरी में जाना है या हमने प्राइमरी से टर्शरी सेक्टर में जाना है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज़ादी से पहले और आज़ादी के भी कई साल तक भारत जो है वो कृषि प्रधान देश था। अभी भी हम ये कह सकते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, पर लोगों ने प्राइमरी सेक्टर से हट के फैक्ट्रियाँ भी डाली, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी किया, सर्विस बिजनेस भी किया। तो हमारी इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर से हट के सेकेंडरी की तरफ गई, सेकेंडरी से हट के टर्शरी की तरफ गई। तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस आना। और ये स्ट्रक्चर में चेंजेस आने पे कि मान लीजिए पहले इंडिया प्राइमरी इकोनॉमी था, प्राइमरी इकोनॉमी से इंडिया सेकेंडरी इकोनॉमी बन गया और सेकेंडरी इकोनॉमी से इंडिया टर्शरी इकोनॉमी बन गया। तो जो ये इकोनॉमी में चेंजेस आए, इन चेंजेस आने के कारण जो चीज़ों के रेट में महंगाई आई, जो स्ट्रक्चर में चेंज आने के कारण चीज़ों के रेट में महंगाई आई, उसको बोला जाएगा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। क्लियर है? ठीक है।
तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अब बस लास्ट 1-2 मिनट में आपके लेना चाहूँगा। क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। क्वेश्चन आएंगे सीधा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन से रिलेटेड। आपको या तो मीनिंग दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि ये मीनिंग है, ये कौन सी टाइप का इन्फ्लेशन है, या आपको क्वेश्चन में टाइप ऑफ इन्फ्लेशन का नाम दे दिया, जैसे करेंसी इन्फ्लेशन का नाम दे दिया। ऑप्शंस में पूछ लिया कि इसका सही मीनिंग कौन सा है। ठीक है, नॉर्मल, या इन्फ्लेशन का मीनिंग पूछ लिया जाएगा नॉर्मली। ठीक है, और ये आ सकता है इन्फ्लेशन का रेट कितना है, इन्फ्लेशन का रेट कितना है। तो वो जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आप उससे पहले इंटरनेट पे देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या रेट चल रहा है। ठीक है, करंट इन्फ्लेशन का क्या रेट चल रहा है मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि 2019 के अकॉर्डिंग देखना था हमने कि 2019 के अकॉर्डिंग क्या रेट में बदलाव आया। पर 2020 में अभी इस साल हमारा इकोनॉमिक सर्वे ही नहीं हुआ, तो इस साल हमारा इकोनॉमिक सर्वे नहीं हुआ, तो मैं ये आपको बता नहीं सकता हूँ कि इन्फ्लेशन में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे करनी है, इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके लिए एक मेजरमेंट टूल है, इसके लिए एक मेजरमेंट टूल है। ठीक है, इसके लिए जो मेजरमेंट टूल है वो है जीडीपी डिफ्लेटर। मेजरमेंट टूल है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या चीज़ है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या चीज़ है, जीडीपी को चेक करेंगे, जीडीपी एट करंट प्राइजेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस। हमारी इस साल की जो जीडीपी है उसको चेक किया जाएगा दो अलग अलग प्राइजेस, दो अलग अलग दामों के साथ। पहला रेट होगा करंट प्राइस। करंट प्राइस क्या है, करंट प्राइस क्या है, इस साल के प्राइजेस, द प्राइजेस ऑफ द करंट ईयर, इसी साल के जो प्राइजेस हैं वो होंगे हमारे करंट प्राइजेस। ठीक है, और कांस्टेंट प्राइजेस क्या होंगे, कांस्टेंट प्राइजेस होंगे बेस ईयर्स प्राइजेस, बेस ईयर्स प्राइजेस। हम किसी ईयर को बेस मान लेंगे, जैसे कि अभी 2020 चल रहा है। ठीक है, तो मैंने 2014 को, फॉर एग्जांपल मैंने 2014 को बेस मान लिया कि मैंने चेक करना है कि फॉर एग्जांपल जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 से, तो 2014 से महंगाई में कितना बदलाव आया है, इन्फ्लेशन में क्या चेंजेस आए हैं। तो मैंने 2014 को मान लिया मेरा बेस ईयर है। 2014 में चीज़ों के जो दाम थे उससे भी मैं इस साल की जीडीपी कैलकुलेट करूँगा, और 2020 में इस साल जितनी जीडीपी है उसको मैं इसी साल के प्राइजेस पे चेक करूँगा। ठीक है, तो मैं उसको इसी साल के प्राइजेस पे चेक करूँगा। इनका जो रेशियो आएगा वो मुझे इन्फ्लेशन बताएगा। मान लीजिए इस साल 100 किलोग्राम पैदावार हुई है, कनक की एग्जांपल लेते हैं, वीट की एग्जांपल लेते हैं। 100 किलोग्राम कनक पैदा हुई, कनक है मान लीजिए 20 रुपये किलो, कनक है 20 रुपये किलो। ठीक है, तो ये हो गया 2014 में कनक के रेट थे, प्रोडक्शन क्वांटिटी तो मैं इसी साल वाली लूँगा 100 किलो। 2014 में मान लीजिए कनक के रेट थे 17 रुपये, तो ये 1700 हो गया। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1.25 के लगभग, 1.25 के लगभग। तो मुझे क्या देखने को मिला कि कनक के दामों में 25% तक इंक्रीज़ आया है, कनक के रेट में 25% तक इंक्रीज़ आया है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट टूल है हमारे इंडिया में, जीडीपी डिफ्लेटर के अकॉर्डिंग हम इन्फ्लेशन चेक करते हैं। एक और मेजरमेंट टूल भी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, इजी है वो भी, ये समझ लग गया होगा आपको। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, जीडीपी एट करंट प्राइजेस जो हैं, जीडीपी एट करंट प्राइजेस जो हैं, इसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। जो हम करंट ईयर के प्राइजेस पे जीडीपी चेक करेंगे उसको बोलते हैं नॉमिनल
जीडीपी। और जो कांस्टेंट प्राइस, जो हम बेस ईयर के रेट पे जीडीपी चेक करते हैं, उसको बोलते हैं रियल जीडीपी, उसको बोला जाता है रियल जीडीपी। ठीक है, तो ये जीडीपी डिफ्लेटर वाला कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपीआई, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपीआई। सीपीआई क्या है? इंडेक्स है। हम क्या करेंगे? इंडेक्स बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कमोडिटीज़ लिख ली, राइस, वीट, ठीक है, कॉटन, शुगर, ये मैंने कमोडिटीज़ लिख ली। यहाँ पे 2015 के रेट, 2018 के रेट, 2020 के रेट। राइस 2015 में कितने थे, 2018 में कितने हैं, 2020 में कितने हैं। वैसे ही वीट लिख लूँगा, वैसे ही कॉटन लिख लूँगा, वैसे ही शुगर लिख लूँगा। फिर मैं इनका परसेंटेज इंक्रीज देखूंगा कि 2015 से 2018 में क्या बदलाव आया, 2018 से 2020 में क्या बदलाव आया। तो जो मुझे परसेंटेज पता लगेगी इनके दामों में, इनके प्राइजेज में, वो होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इसमें पॉइंट ये है कि इसका नाम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसलिए पड़ा है कि हमने इसमें उपभोक्ता वस्तुएं लेनी है, कंज्यूमर गुड्स लेने हैं, जो वो वस्तुएं जो हम सीधा घर पे इस्तेमाल करते हैं। हमने मशीनों के रेट नहीं लेने, हमने सिर्फ उन चीज़ों के रेट लेने हैं जो वस्तुएं हम सीधा घर पे इस्तेमाल करते हैं, उनको हमने देखना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें पॉइंट है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है, इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जिम्मा है सारा आरबीआई के ऊपर, क्योंकि ये माना जाता है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ में पैसे की वैल्यू में कमी आ रही है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा आज से 10-15 साल पहले, या आपने अपने घर वालों से ये सुना होगा कि पहले तो जी 20 रुपये किलो का घी था, 25 रुपये किलो का घी था, या 50 रुपये की साइकिल आ जाती थी, या 500 रुपये तोला सोना था। आपने ये बहुत सारी एग्जाम्पल सुनी होगी अपने घर वालों से। आज के टाइम पे क्या है, चीज़ों के रेट भी बढ़ गए हैं, पर पैसे की वैल्यू भी नहीं रही है, पैसे की वैल्यू भी नहीं रही है। पहले अगर आज से 10 साल पहले मैं सोचूं, आज से 10 साल पीछे मैं जाऊं, तो 1000 रुपये का नोट जब जेब से निकालते थे तो कुछ होता था दिल में कि हाय 1000 रुपये निकल रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम में मार्केट में पैसा ही इतना ज़्यादा आ गया कि 2000 का नोट भी हम जेब से निकालते हुए नहीं सोचते। ये और जब से ये ऑनलाइन वाला सिस्टम आया है, ठीक है, हमने मोबाइल में भरा जी 10,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए। एक बार भी दिमाग में एक छोटा सा भी थॉट नहीं आया कि हाय 10,000 रुपये लग रहे हैं। तो पैसे की वैल्यू में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। तो पैसे की वैल्यू को सही स्टेबल करने के लिए पैसा किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में है। आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है? क्रेडिट को कंट्रोल करके, लोन्स को कंट्रोल करके। लोन्स को कैसे कंट्रोल करता है वो? मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, है ना, मौद्रिक नीति के साथ। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो चलो मैं उसका आपको अलग लेक्चर दूंगा मॉनेटरी पॉलिसी का। बस आप एक चीज़ ये याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि आरबीआई के अकॉर्डिंग हेल्दी इन्फ्लेशन क्या है। हमने हेल्दी इन्फ्लेशन किया ना अभी, कि मार्केट में इतना इन्फ्लेशन तो होना चाहिए कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट लगातार आता रहे। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग हेल्दी इन्फ्लेशन क्या है? आरबीआई के अकॉर्डिंग हेल्दी इन्फ्लेशन है 2 से 6%, या इसको हम लिख सकते हैं 4 ± 2%। आरबीआई कहता है कि 2 से 6% तक अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है हर साल, तो वो कोई बात नहीं, हम उसको सहन कर लेंगे या हम उसको टैकल कर लेंगे, क्योंकि इतनी 2 से 6% इन्फ्लेशन ज़रूरी है मार्केट में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इंडिया में। ठीक है, तो ये शायद आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई के अकॉर्डिंग हेल्दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? 2 से 6% या 4 ± 2%। क्लियर है? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको इन्फ्लेशन वाला ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छे से समझ आया होगा, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आपके अच्छे से किए जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, अपने साथ वाले एनवायरनमेंट को भी हेल्दी और हैप्पी रखिए। गुड बाय, टेक केयर।